तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 197 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वो सारे स्टोन मॉन्स्टर लू फेंग के ग्रुप पर अटैक कर दिए होते हैं, लेकिन लू फेंग ने अपने क्लोन्स को बनाकर उन सबको अपने में फंसा लिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे सिर्फ 3-4 ही स्ट्रॉन्ग स्टोन मॉन्स्टर बचते हैं, जिससे निपटने के लिए बाकी के मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं। और साथ में हमें यहाँ पे गॉड किंग वूजिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने 8 आर्म्स को स्प्लिट करके अपने 12 शॉट्स से उस पर अटैक कर देते हैं। और इन सब फॉर्मेशन में, इन सब शॉट्स में बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगी हुई होती है। उस पर अटैक करते समय ये बहुत ही पावरफुल स्लैशेस लगा रही होती है। और साथ में एम्पायर ग्यूजी और गॉड किंग वुटिया उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे टीम की तरह वो सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ निपटाना था उन 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को, जिसके कारण वहाँ पे उन्हें टाइम मिल जाएगा और वहाँ से वो भाग भी जाएंगे। दिखाया जाता है कि उन सब के अंदर की जो ह्यूआनमू ब्लड लाइन होती है वो कंप्लीटली इरप्ट होने लगती है, मानो उनकी ऑरा ही पूरी तरह से उठने लगी हो, सर्ज करने लगी हो। उनके बॉडी पे डैमेज तो हो रही थी, लेकिन वो उन सारे डैमेज को निगलेक्ट करके उन सब पे अटैक कर रहे थे। बताया जाता है कि एम्परर ग्यूजी ने ग्रेट कोलैप्स ऑफ हेवन एंड अर्थ टेक्निक को मास्टर किया था, जो कि 2 अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक में से एक होता है। अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक मतलब गॉड किंग लेवल के अल्टीमेट फाइनल फॉर्म को कहा जा सकता है। उन सब के फाइट करने के दौरान ही बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं। एम्परर ग्यूजी भी अपने 8 आर्म्स से, अपने 8 वेपन से उन सब पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पे वर्ल्ड भी ट्विस्ट होने लगती है। फर्स्ट ब्लो ही इतना ज़्यादा हेवी था कि उस मॉन्स्टर की बॉडी पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ब्लो आता है तो उस मॉन्स्टर के छितरे उड़ने लगते हैं, उसके हाथ पैर सब कट के गिरने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि ब्लिंक ऑफ आई में ही वहाँ का पूरा दुनिया ही तबाह होने लगता है, जो कि वर्ल्ड की तरह दर्शाया गया होता है। और दिखाया जाता है कि हर चीज़ केओस में मिलने लगी होती है, चारों तरफ केओटिक एयर फ्लो ही चालू हो रहा होता है। इस नज़ारे को देखकर जितने भी बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एम्परर ग्यूजी बहुत ही फियर्सली फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर तो लू फेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एम्परर ग्यूजी अपने ह्यूआनमू ब्लड लाइन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके उन सारे स्टोन मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं। स्टोन मॉन्स्टर जो होते हैं उनकी पावर के बारे में हमें पहले ही बताया गया क्या था कि वहाँ पे उनकी पावर लॉर्ड ऑफ टियानकुन के स्ट्रेंथ के जितनी होती है, उनकी बॉडी भी उतने ही टियानकुन के ह्यूआनमू ब्लड लाइन जितनी स्ट्रांग होती है। लेकिन फिर भी उस बंदे ने सिर्फ 10 कंसेक्यूटिव अटैक से हम उसको ब्लास्ट कर दिया होता है। और ये देखकर वूजिन गॉड किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्यूटीफुल। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब उन सारे स्टोन स्मॉल मॉन्स्टर्स को भी मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पहले वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो ऐसे फॉर्मेशन बना के उन सब पे अटैक करना चालू कर देते हैं। अब देखो अभी भी लीडर जिंदा होता है, वहाँ पे और भी थे स्टोन मॉन्स्टर जिसे मारा गया होता है, जिसको देखकर लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और साथ में अपने 2 सुपर स्ट्रॉन्ग स्टोन मॉन्स्टर को बम्बार्ड करने को कहता है और सभी मिलके उस पर अटैक कर देते हैं। अब देखो वूजिन गॉड किंग ने अपने एक्सट्रीमली टेंसियस मेथड से उन सबको केज में ट्रैप करने की कोशिश की होती है। इसके काम वो सब वहाँ से निकल नहीं पा रहे होते हैं। साथ में लू फेंग ने अपने 300 क्लोन से 300 स्टोन मॉन्स्टर्स को उलझा कर रखा होता है, जिसके कारण लीडर वहाँ पे अकेला हो जाता है। वो सभी मिलकर लीडर पे अटैक करने लगते हैं, धमाके होने लगते हैं। वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर वन होते हैं उनको 3 से 4 मूव लगते हैं मारने में, लेकिन जो कमजोर होते वो एक ही हैमर के स्लैश से मारे जाते हैं और एक ही झटके में 10 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स मारे जा चुके होते हैं। देखो पूरा का पूरा स्टोन मॉन्स्टर ट्राइब ही ये देखकर थर थर कांपने लगता है। वो यहाँ पे भले ही इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन अपनों का खोने का दुख तो सबको पता होता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो हमें अपने आप को जोड़ना होगा। और सभी मॉन्स्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक साथ मिलकर एक बड़ा सा गोलम बनाने जाएंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी रोर करते हैं। देखो स्टोन लीडर का, स्टोन मॉन्स्टर का जो लीडर होता है वो अपने सबसे 2 पावरफुल सब ऑर्डिनेंस को लेकर बाकी सारे कंपेनियंस को अपने साथ जोड़ने लगता है। देखो लू फेंग 300 क्लोन्स उन सबको लड़ तो रहा था, उन सबको उलझा कर रखा होता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि अगर वो भागना चाहे तो उसे रोक सके। लू फेंग सिर्फ उनसे फाइट ही कर सकता था। अब दिखाया जाता है कि वो सब एक साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्यूजी भी कहता है कि वो सब मर्ज हो रहे एक में। और वहाँ पे वूजिन गॉड किंग भी हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि उन्होंने गिव अप
कर दिया है। अब देखो बताया जाता है कि भले ही वो मर्ज होके एक बन रहे थे, जिसका मतलब यही था कि वो स्ट्रांग बन चुके थे, लेकिन होगा भी तो क्या, वो सिर्फ अकेले हो जाएंगे, जिसके कारण वो सब मिलकर भी उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी एक साथ मर्ज होने लगते हैं। यहाँ पे इस सब के कारण उन सब के पास भागने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अकेला ही उन सबको क्या रोक पाए। और दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, और साथ में लू फेंग और उसके मेन यहाँ पे उससे डरते नहीं, क्योंकि अगर वो भी चाहते अभी तो उनसे फाइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि वो इन सारे मसलों में पड़े। जिसके बाद दिखाया जाता है वो जिन डिवाइन किंग अपने अल्टीमेट एस्केपिंग मेथड को यूज करके अपनी एजिलिटी की मदद से वहाँ पे बहुत ही स्पीड से निकल जाते हैं। उन सबकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्टोन मॉन्स्टर भी उसको पकड़ नहीं सकता है। अब ये देखकर वो सुपर लार्ज स्टोन मॉन्स्टर से गुस्से से कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गॉड किंग वूजी की एस्केपिंग टेक्निक्स बहुत ही फास्ट होती है, जिसके कारण वो स्टोन मॉन्स्टर भी उसको पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ पे टू रियलम पैलेस के जो बंदे होते हैं वो ये देखकर पूरी तरह से निराश हो जाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे स्टोन मॉन्स्टर पीछा करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी उसका पीछा स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि आज वो उनके हाथों से बच चुके हैं। अब देखा जाए संसारा बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, वो चाहते तो उस अकेले मॉन्स्टर से फाइट कर सकते थे, लेकिन उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा इंजरी सहनी पड़ती। अब विंग वुमन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें से एक बंदा अपने आप को स्प्लिटिंग करने में बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो एक साथ हंड्रेड्स ऑफ क्लोन्स को कंट्रोल कर सकता है, और साथ में अपने ही पावर से 89 क्रिएचर्स ड्रीम रेम जो कि सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग में है उसको इंटैंगल करके रख सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि ऑरिजिन कंटेंट में एक और डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस राइज करने वाला है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इन सब चीज़ को देखकर सारी बातें समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी डिवाइन किंग के सेकेंड लेवल के बंदे होते हैं। उन्हें पता होता है कि आखिरकार इसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है कि जैसे मास्टर ऑफ स्पेस टाइम बोर्ड को ही देख लो, वो अपने ऑरिजिन ऑफ टाइम को कल्टीवेट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑरिजिन टाइम होता है, जहाँ पे उन्होंने भी अपने हाईएस्ट अचीवमेंट को पा लिया होता है पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि इसी कारण हमने भी जिस पाथ को चूज किया है वहाँ पे कहीं कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि इसको पा पाते हैं, यहाँ तक कि एम्प्रस और मोनार्चेस भी उनके पास भले ही अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स क्यों ना हो वो भी इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बताया जाता है कि वुजिन डिवाइन किंग जो कि अपने टाइम में अपने रिइंकार्नेट करने में बहुत ही माहिर होती हैं, उसकी ट्रू बॉडी कभी नहीं मरती है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को रिबॉर्न कर लेती हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं, जो डिवाइन गॉड किंग टियान कुन के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसने इतनी आसानी से इन सारे ड्रीम क्रिएचर्स को इंटैंगल कर रखा था। अगर देखा जाए अगर फ्यूचर में अब यहाँ पे इन मॉन्स्टर के साथ लू फेंग ने फाइट तो किया होता है, जहाँ पे उसने इतने सारे क्लोन्स को बना के उन सबको अपने अंदर फंसा रखा था, लेकिन वो ये चीज़ पूरी तरह से जान चुके थे कि वो ये बात अच्छे से जान चुके थे कि जिस बंदे ने अभी क्लोन बनाया था फ्यूचर में अगर उसका सामना किसी गॉड किंग से हुआ तो अपने 9-10 क्लोन्स के हिसाब से आराम से किसी भी पावरफुल सेकंड लेवल गॉड किंग्स को फंसा कर रख सकता है, और इसको मारने में ही किसी गॉड किंग की बहुत सारा पावर्स खर्च हो सकती है। यहाँ पे वो आराम से 7 to 8 डिवाइन किंग सेकंड स्टेज को आराम से इंटेंगल कर सकता है। अब वो लोग अभी भी लू फेंग की रियल आइडेंटिटी को नहीं जान रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई बहुत ही ओल्ड पावरफुल गाय है, क्योंकि सबने अपने आप के ऑरा को छिपाया होता है और साथ में अपीयरेंस को भी चेंज किया होता है। यहाँ पे वो लू फेंग को एक ओल्ड मैन समझ रहे होते हैं, जो कि गॉड किंग के सेकंड लेवल का पीक एग्जिस्टेंस हो सकता है। जिसके बाद वो कहता है ऐसा लगता है संसारा बिल्डिंग ने यहाँ पर एक नए मेंबर्स को ऐड कर लिया है, क्योंकि हमने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है। व्हाइट हेयर जो मास्टर होता है उन सब का हेयर वो इन सब चीज़ों को देखकर उतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, वो इससे घंटा उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में उसके जैसे कई सारे फॉर्मिडल वॉरियर्स मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, जो कि पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को हिला कर रख सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो हम चलते हैं, यहाँ पे ड्रीम रियल में रहने का कोई मतलब नहीं, हमें किसी और जगह जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं।
और अब फिर हमें सीन चेंज कर गॉड किंग वुजिन के लीडरशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी मदद से लू फेंग के और उसके कंपेनियंस वहाँ से निकल जाते हैं। और एम्परर ग्यूजी हंसते हुए कहता है कि फाइनली हम लोग सर्वाइव कर पाए हैं। अब वुजिन कहता है लू फेंग की तब्दील कम कि ये सभी ब्रदर लूहे की वजह से हुआ है। ब्रदर लूहे ने अपने आर्ट्स ऑफ कल्टिवेशन जो कि क्लोन से आर्ट्स ऑफ क्लोन्स को उसको बहुत ही इनक्रेडिबल लेवल तक कल्टिवेट किया है। आखिरकार ऐसा कौन ही हो सकता है ओरिजिन कंटेंट में जो कि तुम्हारी मुकाबला कर सकता है। यहाँ पे लू फेंग भी स्माइल करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे ऐसे कई सारे एम्प्रेस और मोनार्च हैं जो कि अपने आप को इतने सारे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और लू फेंग कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसी में अच्छा हूँ, मेरे बाकी के एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो ग्यूजी एम्पर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जो हमने पहले एलोकेशन एग्री किया था कि हम कितने कितने परसेंटेज को बांटेंगे वो यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें उसे रद्द करना होगा। जिसके बाद वो जहाँ पे वो कहता है कि ब्रदर लुए यहाँ पे ना ही सिर्फ डेंजर को डिटेक्ट कर सकता है या फिर यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर्स को सर्च कर सकता है, यहाँ तक कि अगर आने वाले समय में कोई फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग एनिमीज भी आए तो उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें लू फेंग के शेयर्स को बढ़ाना होगा। और वो सभी यहाँ पे लू फेंग की जो कि शेयर पहले 20% होती है उसे 30% बढ़ा देते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि लूहे की क्लोन बहुत ही पावरफुल और मैं इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे वो गॉड किंग यूटियन वो भी स्माइल कर रही होती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसको 10% मिल रहे होते हैं, जिसके हिसाब से देखा जाए उसके पावर लेवल तो 10% ज़्यादा ही हैं, कम नहीं कहा जा सकता है। और पूरी तरह से सहमत थी क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन वो दे रही थी वो बहुत ही। अब लू फेंग कहता है कि फिर तो मुझे रिफ्यूज़ नहीं करना होगा। तब ग्यूजी एम्पर कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस टाइम हम लोग ट्रिक हो गए हैं। मुझे उस विंग्ड वुमन की रियल आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं उससे ट्रेजर लैंड में कई दफ़ा मिल चुका हूँ। वो यहाँ पे 2 रेलम प्लेस की एक मेंबर है। अब तो वुजिन डिवान किंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या 2 रेलम प्लेस हम सबके खिलाफ ये सब कर रहा था। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उन सबको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो सब छिपने में बहुत ही माहिर थे, इसलिए मैं उन सबको ट्रेस नहीं कर पाया। यहाँ पे देखा जाए वू सेन वोंग की तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी होता है। यहाँ पे उन सबको ट्रैक कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो व्हाइट हेयर बंदा होता है वो एक ओल्ड बेइंग होता है जिसके पास कई सारे एबिलिटीज हैं, तो इसका पता वो कैसे ही लगा पाते। अब यूजी एम्पर कहता है कि द प्लेस मास्टर जो कि वहाँ पर मौजूद है वो एक एलियन है, उसके पास कई सारे पावर्स हैं जिसके कारण वो अपने आप को छिपा लेगा, तो हम उसको खोज तो नहीं पाएंगे। अब लू फेंग भी इस समय समझ जाता कि आखिरकार क्यों 2 एंशिएंट कंट्रीज लियांगजेल पैलेस, वानफा टावर और द टाइम स्पेस बोर्ड को टारगेट किया करते थे, क्योंकि ये सभी 3 एलियन फोर्सेस है। इनके नंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने आप को कई सारे टीम्स में बांट सकते हैं, अपने एलियन मास्टर के साथ ही कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकते हैं। इन सब की नज़र सिर्फ बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स पे रहती है। इन सब की कंपटीशन कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। इसके बाद गॉर्डिंग वुजिन कहते हैं कि इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। जहाँ पर वो कहते हैं कि ब्रदर लू है, यहाँ पे हमें दूसरे फोर्सेस के साथ फाइट करना पड़ सकता है और यहाँ पर ये कॉमन है, तुम फ्यूचर में और भी देखोगे। तो लू फेंग कहता है कि चलो यहाँ पे हमें ड्रीम स्पेस को छोड़ना होगा, हमने यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लोर कर लिया है और मुझे गेस करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ही ट्रेजर्स होंगे, क्योंकि 2 रियल प्लेयर्स के भी बंदे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि हम तुमने सही कहा, चलो हमें नेक्स्ट ड्रीम स्पेस में जाना चाहिए। अब देखो पहले ही आपको पता है कि ड्रीम रियल स्पेस में कई सारे लेयर्स मौजूद थे, तो यहाँ पे लेयर्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढ लिया होता, तो जब समझ लो तो सब चीज़ ले लिया होता है, इसी कारण वो दूसरे लेयर्स में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने इस सारे कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करते हैं और हमें फिर सीन चेंज का माउंटेन फॉरेस्ट स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने अपने क्लोन को वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स को छोड़ दिया होता है। अब उस क्लोन में भी 1000 ऑफ एनर्जी रिजर्व को रखा हुआ था, जो कि नेचुरली यहाँ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो सकता था। लू फेंग क्या आता है उन घास में बैठा हुआ, देखो लू फेंग ने अपने क्लोन को यहाँ पे छोड़ दिया होता है ताकि वो यहाँ पे कल्टीवेट कर सके। और वो कहता है कि मैंने माउंटेन फॉरेस्ट स्पेस को एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ पे बहुत ही कम ट्रेजर से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ लंबे अरसे तक अपने आप को शांति से कल्टीवेट करा सकता हूँ। देखो जहाँ पे ट्रेजर्स होगा ही नहीं तो वहाँ पे बंदे आएंगे कैसे। और लू फेंग यहाँ पे इसलिए था क्योंकि ट्रेजर्स लगभग खत्म हो चुके होते हैं, यहाँ पे क्रिएचर्स जो होते हैं उनकी फिक्स टेरिटरीज भी होती हैं, और ऐसा
इसलिए लूफेंग कर रहा था। अब लूफेंग यहाँ पे अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हॉट मेटल्स को प्रैक्टिस करने वाला था, जिससे कि लूफेंग अपने युआंग टेक्निक जो कि होती है लूफेंग युआंग टेक्निक जो कि लूफेंग की विल पावर की टेक्निक होती है, जिसको कि लूफेंग अभी ब्रेक थ्रू कराना चाहता है गॉड किंग के फाइनल लेवल से अगले नेक्स्ट स्टेप में लूफेंग इसलिए यहाँ पे था। लूफेंग जानता था कि यहाँ पे उसकी पावर बढ़ेगी और लूफेंग अपने टीम पे बर्डन भी नहीं डालना चाहता था, इसलिए लूफेंग अकेला ही यहाँ पे रह गया। अब देखो चैप्टर छोटा है क्योंकि यहाँ पे एपिसोड भी छोटी आई हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।